Hello everyone, a very good evening to each and everyone who are present over here। और एक बार फिर से आप सभी का कोरोना से डरोना की मुहिम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। और एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू और धन्यवाद कि लगातार आप इस मुहिम को सैकड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक सही इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम के जरिए भारत के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप घर बैठे भी एक अच्छा और एक सोशल वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संतोष जुड़ चुके हैं। वंस अगेन वेलकम टू यू सर, कोरोना से डरोना की मुहिम में। एंड इसी के साथ लाडली फाउंडेशन के फाउंडर देवेंद्र कुमार सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वंस अगेन वेलकम टू यू सर एंड प्लीज स्पेयर सम मोटिवेटेड वर्ड्स टू अस। कामनी, अब हम लोग मुझे लगता है कि मोटिवेशन वर्ड के चक्कर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने से रह जाते हैं। तो इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि भाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें। बस एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा सभी दर्शकों से, क्योंकि आप लोग पिछले कई दिनों से हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है आप उसे लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों की परेशानियों को यहाँ लाकर उनको डिस्कस करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा अवेयरनेस मैकेनिज्म तैयार होता है। उसी कड़ी को एड ऑन करते हुए वो कामनी के पीछे कॉन्सेंट्रेटर नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स आ चुके हैं। आप में से जो भी लोग आपके आस पड़ोस में अगर किसी को भी इमरजेंसी कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत लगेगी, किसी भी मरीज को, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो जब तक उसकी सप्लाई इंश्योर नहीं हो जाती, खासकर मैं साउथ दिल्ली की बात करूंगा क्योंकि अभी बाहर जाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज की कमी है थोड़ा। तो जो भी ऐसे आपके जानकारी में लोग हों जिनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इमीडिएटली चाहिए होगा, तो जब तक उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कंफर्म नहीं हो जाती, उसका हॉस्पिटल एडमिशन नहीं हो जाता, या अगर वो मॉडरेट है पेशेंट की, भाई 1-2 दिन में रिकवर कर जाएगा और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो लाडली फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनको अवेलेबल कराएगी। तो आप लोग सभी लोग लाडली फाउंडेशन के दूत हैं, वॉलेंटियर हैं। सो आप लोगों को ये हमने सबसे पहले बताया है कि कार्यक्रम को लेकर के मैं डॉक्टर साहब से बस ये निवेदन करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटर को लेकर के किन बातों का ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेटर किस मरीज के लिए आवश्यक है, वो ये सभी वॉलेंटियर समझ पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि मजाक में हर कोई कॉन्सेंट्रेटर, क्योंकि यहाँ पर सवाल किसी की जान बचाने का है, तो अननेसेसरली कोई अपने घर में रखे या हम किसी को दें, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ज़रूरतमंद के पास पहुंचे। तो ज़रूरतमंद की पहचान कैसे करनी है, इसका उपयोग कैसे करना है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है ये देते वक्त, तो वो मार्गदर्शन टेक्निकली डॉक्टर साहब अगर आप हमें देंगे तो आई थिंक हम सही लोगों पर सही समय पर सही सुविधा पहुंचा पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूथ स्पेशल में। कोविड-19 के खिलाफ मुहिम अभी तक हम सभी लोगों ने जारी रखी हुई है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लाडली फाउंडेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को और जिसको आवश्यकता है उसको हम पहुंचा सकते हैं। अभी फिलहाल हम सिर्फ ये जानकारी ही रखें कि जिसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो हम उसको ऑक्सीजन पहुंचाएं, क्योंकि ऑक्सीजन जब जब SpO2 94 से नीचे जाने लगता है तभी हम समझ लेते हैं कि हाँ, इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है। अगर उचित इलाज करके प्रोन पोजीशन में आके प्रोनिंग करके और स्टेरॉइड देने के बाद भी ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो 94 तक नहीं आ पाता है, तो हमें फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और उसके लिए हमारा जो लाडली फाउंडेशन है उनके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, तो हम उन्हें ऑक्सीजन जरूर प्रोवाइड करें। जब तक कि ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है कि 94 से जैसे ही नीचे आ जाता है आप ऑक्सीजन लगाएं, लेकिन जब तक कि ऑक्सीजन हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टेरॉइड पर रखते हैं, 94 से नीचे आने पे प्रोनिंग पर करते हैं। 2 या 3 घंटे में प्रोनिंग भी हम लंबे टाइम तक कर सकते हैं। हर आधे घंटे के बाद करवट ले सकते हैं, पेट के बल, पीठ, दाहिने करवट और लेफ्ट लेटरल करवट। इसके बाद हमारा काफी हद तक
आ जाता है, उसके बाद स्टेरॉइड भी हम लेते हैं तो SpO2 नॉर्मल आ जाता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी अगर नीचे जा रहा है, 90 से भी अगर नीचे जाता है, 90 से नीचे अगर आता है, तो इसको हम सीवियर कोविड इन्फेक्शन मानते हैं। अगर 90 से नीचे अगर जा रहा है तो ऑक्सीजन वहां पर हमें चाहिए होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर किसी के पास हो सकता है खत्म हो गया हो, या ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हम उसे दे सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन अगर हमें कम चाहिए, कहने का मतलब ये है कि वो उसके पूरे मसल्स काम नहीं कर रहे हैं या वो हाँप नहीं रहा है, तो जो नेजल कैनुला है, ऑक्सीजन को मिनिमम से देना शुरू करना है, 1 to 2 लीटर। ऐसा नहीं कि एकदम आपने उसको खोल दिया और शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। 1 to 2 लीटर से शुरू करना है, और 1 to 2 लीटर से अगर आपने ऑक्सीजन को दे दिया, नेजल प्रोन जो नेजल प्रोन होते हैं, नेजल कैनुला होते हैं, उससे अगर आप ऑक्सीजन देते हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन पहुंचती है। और उसके साथ ही आप, अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, उसका SpO2 नीचे है, हल्की सी दिक्कत हो रही है, तो नेजल कैनुला से काम चल जाएगा। तो 4 लीटर पर मिनट तक हम ऑक्सीजन नेजल कैनुला से देते हैं। 4 लीटर पर, पहले तो 1 से 2 लीटर से शुरू करना है। अगर नहीं आ रहा उसका सैचुरेशन इतना, तो फिर उसके बाद आप उससे ऊपर जाएंगे, 2 से 3 लीटर पे जा सकते हैं। लेकिन नेजल कैनुला में 4 लीटर तक ही दी जाती है। इसके बाद भी अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और सांस नहीं ले पा रहा है, और भी उसके जो जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो काम कर रहे हैं, तो फिर आपको मास्क से ही हम ऑक्सीजन देते हैं। मास्क से हम 4 लीटर से ऊपर दे सकते हैं, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, यहाँ तक हम 8 लीटर तक भी ऑक्सीजन हम मास्क से दे सकते हैं, क्योंकि मास्क से जो ऑक्सीजन है कुछ ज्यादा मिलती है। इसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, तो फिर हम एक रिजर्वायर बैग, ऑक्सीजन विद रिजर्वायर बैग आता है, जिससे कि हम 15 लीटर तक भी ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की जब किसी को भी आवश्यकता हो, हम कंसंट्रेटर दे सकते हैं। कंसंट्रेटर और नॉर्मल सिलेंडर में यही डिफरेंस है कि कंसंट्रेटर की ऑक्सीजन एकदम खत्म नहीं होगी, और लगातार ऑक्सीजन उसमें बनते रहती है हमारे एटमॉस्फेयर से। तो जब तक कंसंट्रेटर रहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान को आदमी खुश हो जाना चाहिए कि हो गया अब तो कंसंट्रेटर है। कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन एक टेम्पररी सपोर्ट के लिए होता है हमारे घर पे। ऑक्सीजन एक सपोर्ट है, ट्रीटमेंट नहीं है। हम ट्रीटमेंट की तरह ऑक्सीजन को नहीं दे रहे हैं, तो सपोर्ट है। जब तक ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल रहा है, उसी के बीच में हॉस्पिटल का बेड अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस कॉज का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है जो कि हमें करना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे बड़ी दिक्कत है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे जो सहयोगी हैं उनके पास है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी अभी भी, तो ऑक्सीजन के लिए लाडली फाउंडेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो ही नहीं। आज हम इस सेशन और आज के दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ चेंज हुआ है आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कुछ गाइडलाइंस में। क्योंकि हम आज तक बता रहे थे कि क्या होना चाहिए 2 वैक्सीन के बीच में, अगर क्या कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, किसी ने पहली वैक्सीन लगा ली, उसके बाद किसी को कोविड हो गया तो क्या होना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे थे। आज कल ही कुछ नई गाइडलाइंस आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और जो हमारा नेशनल एक्सपर्ट है वैक्सीनेशन में, कोविड वैक्सीनेशन में, उनके तरफ से अप्रूवल होके आई है। तो मेरा एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है उनसे अपडेट कराया जाए। शायद आपके पास ना पहुंची हो, और हम लोगों के पास पहुंच गई है, तो इसलिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुछ चेंज और आया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, शायद अगर वो मुझे एक छोटा सा, या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। देखिए, ये अपडेट आया है 19 मई, कल का ही अपडेट है। तो अब क्या क्या चेंज आए हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इससे पहले ही मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर इस रिलेशन में मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो इससे पहले हम बार बार लोगों को बता रहे थे कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको 4 से 8
वीक के बाद लगाना है, 4 to 8 वीक के बाद आपको वैक्सीन लगाना है। इससे पहले हम बात करते थे, हर किसी को बताते थे कि आप डिफर कर सकते हैं रिकवरी के बाद, लेकिन अब ये गाइडलाइंस चेंज हो गई है। अब 3 मंथ आफ्टर रिकवरी, मतलब अगर आपको कोविड पॉजिटिव आज हो गया है, अगर आप पूछते हैं कि मुझे वैक्सीन कब लगेगा, तो आपके रिकवरी से 3 महीने के बाद आपको वैक्सीनेशन लगेगा। दूसरा, इफ कोविड पेशेंट रिसीव्ड एंटीबॉडीज और प्लाज्मा, अगर कोई भी कोविड पेशेंट अगर एंटीबॉडीज लेता है या कन्वर्जेंट प्लाज्मा जिसे हम बोलते हैं, प्लाज्मा थेरेपी जो कि ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आता है, वो लेता है, इससे पहले क्वेश्चन पूछा था लोगों ने काफी, तो उसको भी 3 महीने के बाद, डिस्चार्ज होने के 3 महीने के बाद ही वैक्सीन लगेगी, इससे पहले उसको भी वैक्सीन नहीं लगेगी। तीसरा है कि इफ इन्फेक्टेड आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन, सेकेंड डोज शुड बी डिफर्ड बाय 3 मंथ आफ्टर रिकवरी। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हमारे दर्शकों से आए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पहली डोज लगी और पहली डोज लगने के बाद कुछ ही दिन बाद वो पॉजिटिव आ गए, तो अगर वो पॉजिटिव आ गए तो दूसरी डोज कब लगती है? तो इससे पहले मैंने बार बार इसी शो में आंसर दिया है, सबको बताया है कि आपको 4 to 8 वीक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब गाइडलाइन चेंज हो गई है कि अब आपको मिनिमम 3 मंथ तो इंतजार करना ही होगा। तो जब आप कोविड से रिकवर होंगे, फर्स्ट डोज लगने के बाद से रिकवर होंगे, उसके 3 महीने के बाद ही आपको सेकेंड डोज लगेगा। दूसरा है कि चौथा है कि अगर व्यक्ति आईसीयू में है, जैसे कल भी एक प्रश्न आया था, हॉस्पिटलाइज्ड है या कोई सीरियस परेशानी है, उसका हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि 4 to 8 वीक, 4 से 8 वीक के बाद ही उनके रिकवरी के 4 से 8 वीक तक उनको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वैक्सीन लगेगा। ये चेंज नहीं हुआ है। ये हम जो जानकारी आप सबको देते आ रहे थे पहले कि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सीरियस हैं, अक्यूट इलनेस आपको है और बहुत ज्यादा तेज तबीयत खराब हो रही है, तो 4 से 8 वीक के बाद आपको वैक्सीन लगेगी। 4 वीक मिनिमम, 8 वीक मैक्सिमम, इसके बीच आपको वैक्सीन लग जानी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ब्लड डोनेशन। बहुत सारे दर्शकों ने हमसे ये भी प्रश्न पूछा था कि क्या हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो ब्लड डोनेशन, अगर वैक्सीन आपको लग गई है, तो वैक्सीन लगने के बाद भी आप 14 दिन के बाद, अगर आज आपको 2 वैक्सीन लग गई है या पहली वैक्सीन लग गई, तो 14 दिन के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आफ्टर 14 डेज यू आर सपोज टू डोनेट योर ब्लड। और दूसरा है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव है, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि अगर वो कोविड पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव क्या फिर ब्लड दे सकता है? तो इससे पहले हमने दिया था आंसर कि हाँ, आप 14 डेज के बाद, 10 to 14 डेज आप वेट कर लीजिए आफ्टर रिकवरी, उसके बाद आप ब्लड दे सकते हैं। मैंने इससे पहले किसी सेशन में, किसी शो में बताया था। अभी के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव आना चाहिए। जब ब्लड बैंक में जाएंगे तो देखेंगे कि आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव है या नहीं है। तो 14 डेज आफ्टर टेस्टिंग आरटीपीसीआर नेगेटिव, 14 दिन 14 डेज आफ्टर टेस्टिंग आरटीपीसीआर नेगेटिव आफ्टर कोविड इलनेस, मतलब आप कोविड इलनेस आपको थी, कोविड इलनेस के बाद आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, तो 14 दिन आफ्टर टेस्टिंग आरटीपीसीआर नेगेटिव, जब आरटीपीसीआर नेगेटिव आएगा उसके 14 दिन के बाद आपको ब्लड डोनेट करना है। तो आरटीपीसीआर का नेगेटिव होना पहले आप जरूरी कर दिया है, और 14 डेज आफ्टर टेस्टिंग आरटीपीसीआर नेगेटिव, तो आरटीपीसीआर जब नेगेटिव आएगा उसके 14 दिन के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको जानना होगा। बहुत ही जो सबसे बड़ी जो रिकमेंडेशन, जो गाइडलाइंस जो आई है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, और जो नेशनल वैक्सीनेशन जो कमेटी है उसने जो हमें बताया है कि अभी तक बहुत सारा प्रश्न हमसे पूछा गया था। कामनी जी को पता होगा कि प्रेग्नेंट लेडी को या लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी, जैसे बीच में मैंने एक बार बताया भी था कि अभी ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि हम लैक्टेटिंग मदर को भी वैक्सीन दे सकते हैं, कोई हार्म नहीं है।
प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं, लेकिन गाइडलाइंस में नहीं आया है। अभी हमारे पास गाइडलाइंस में आ चुका है कि लैक्टेटिंग मदर को अब रिकमेंडेड किया गया है टू टेक वैक्सीनेशन। अब जो लैक्टेटिंग मदर है, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको वैक्सीन दिया जा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बारे में अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ भी नहीं कहा। और वैक्सीन से पहले कोई भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इससे पहले भी था, अभी भी। तो ये खुद कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि बहुत जरूरी थी आज के इस शुरुआत में। ये नई जानकारी जो कि कल ही रिलीज हुई है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। जी, कामिनी जी। Thank you so much, sir. It's really very helpful information for all of us. And मेरे ख्याल से अभी तक काफी सारे लोगों के कुछ जो पिछले सवाल रुके हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो एक नई इंफॉर्मेशन के साथ चलते हैं अपने पुराने सवालों की तरफ, क्योंकि कल कुछ लोगों के काफी सारे सवाल रह गए थे। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद मिथिलेश मैम। मैम का लास्ट क्वेश्चन रह गया था। सो मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग एवरीवन। धन्यवाद डॉक्टर संतोष सर। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जी, जो मेरी तरफ आ रहे थे और कुछ लोग पूछना चाह भी रहे थे। एक तो पहला है कि जिनको कोविड हो गया है, तो उनके कुछ जो यूरिक एसिड है वो बढ़ गया है, तो उसके वो ट्रीटमेंट के लिए क्या करें, किन चीजों का ध्यान रखें अगर कोविड के बाद उनका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो? कोविड के बाद यूरिक एसिड बढ़ना का सबसे जो मेन कारण है वो है डिहाइड्रेशन, क्योंकि मौसम भी कुछ गर्मी का है। और अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाइड्रेटेड रहिए, खूब पानी पीजिए। और यूरिक एसिड फीमेल में 7 और मेल में 10, तो 7 to 8 और मेल में लगभग 10 के आसपास तक अगर रहता है, कोई सिम्टम नहीं है, तो इसमें कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अगर 10 तक यूरिक एसिड में अगर सिम्टम भी आते हैं, कहीं पे अगर आपके पैर में दर्द है, अंगूठे में कहीं पर दर्द है, पैर की टो में, तब आप कोई उसके लिए ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जरा सा यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब ये है कि आप का जो हाइड्रेशन है वो सही से नहीं हुआ है। और जब आप डिस्चार्ज हो गए हैं, तो डिस्चार्ज होने के बाद आपको अपना हाइड्रेशन और अपना न्यूट्रिशन सही से लीजिए, तो आप का ये सब सही हो जाएगा। यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ने पर आपको कुछ और टेस्ट, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, इसको भी टेस्ट कराना चाहिए। और बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ने पे हमें पूरा KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट को कराना चाहिए। अगर KFT हमारा डीरेंज आ रहा है, तो फिर उसी हिसाब से चिकित्सक से हमें संपर्क करना होगा। पोस्ट कोविड के बाद, जो रिकवरी के बाद बहुत सारे ऑर्गन में इंजरीज के एविडेंसेस मिले हुए हैं, तो पोस्ट कोविड भी बहुत सावधानी और बरतनी चाहिए हर एक व्यक्ति। थैंक यू सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अभी हम लोग कोविड-19 से ही लड़ रहे हैं, अभी कोरोना से ऑलमोस्ट जितने भी हम लोग हैं फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। इसी दौरान हमारा जो ब्लैक फंगस है, तो उसके बारे में भी आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं उसमें, और उससे काफी हम लोग को हेल्प भी मिल रहा है। इसी बीच में अब हमें जो सुनने को आ रहा है सर, एक जो व्हाइट फंगस है, तो ये भी अब कंटिन्यू आ रहा है, इसका भी प्रॉब्लम डे बाय डे मैं देख रही हूँ बढ़ रहा है। तो इसमें हम लोग उसके लक्षण कैसे पता करें कि ये व्हाइट फंगस है या ब्लैक फंगस है, या कोविड के दौरान कि हम किन चीजों का ध्यान रखें? लक्षण हमें कैसे पता चलेंगे सर कि हमें व्हाइट फंगस हो गया है? या देखिए, ये ब्लैक फंगस नाम ही गलत है। पहले तो ये मीडिया ने और लोगों ने इसका नाम ऐसा डाल दिया, ये ब्लैक फंगस है ही नहीं। म्यूकोरमाइकोसिस जो समस्या अभी है, वो ब्लैक फंगस है ही नहीं। वो एक म्यूकोरेल जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का है ये फंगस। तो ब्लैक फंगस नाम की पहले कोई चीज नहीं है। साइंटिफिक में, मेडिकल भाषा में ब्लैक फंगस हम नहीं बोलते हैं, बिकॉज वो दिखता है काला सा, जब वो बनता है स्कार टाइप का बनता है, तो उसके नाम पे लोग उसको ब्लैक फंगस बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। दूसरा जो म्यूकोरमाइकोसिस है, और फंगस केवल एक ही है जो कि म्यूकोरमाइकोसिस, जो हर जगह मिलता है, सॉइल में मिलता है, घर पे भी मिल सकता है।
और मैंने बार बार बताया है कि इसमें जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं, डायबिटीज है, किडनी ट्रांसप्लांट वाले हैं, और स्टेरॉइड का सेवन जो बहुत कर रहे हैं, कैंसर जिनको है, उनको ये फंगस जो है म्यूकोरमाइकोसिस ये हो सकता है। तो ब्लैक और व्हाइट ना बोल के हम इसको सिर्फ फंगल इन्फेक्शन कहें तो अच्छा होगा। इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके नाक में, दोनों नाक में अगर साइनोसाइटिस हो रही है, नाक बंद हो रहा है, और एक तरफ आपके आंख में नजर का हल्का सा कमजोर होना है, या फिर आपके एक तरफ की स्वेलिंग हो रही है पूरी की पूरी, आपकी जो साइनसेस हैं वो बंद पड़े हुए हैं, साइनोसाइटिस है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द है, और नाक में खून निकल रहा है, बहुत ज्यादा क्रस्टिंग है, सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है आपको, और बहुत ही गंदी गंदी टाइप की स्मेल आपको आ रही है, तो ये है इसके जो मेन लक्षण है। और आंख में भी रेडनेस होती है अगर जो सेरिब्रो, क्या बोलते हैं इसको, राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जो है, ROCM जिसे हम बोलते हैं, राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि ब्रेन में भी जाती है बाद में, लेकिन ब्रेन में जाने से पहले वो हमारे जो साइनसेस हैं उसमें बनाती है, जो ब्रिज है हमारे जो नाक का, उसमें बाहर कभी दिख जाता है, और कभी ये जो पैलेट है हमारा, हार्ड पैलेट जिसे हम बोलते हैं, वहां पर एक स्कार टाइप का बना लेता है। ओरल म्यूकोजा है, इसमें यहाँ पे दिक्कत आने लगती है। तो आंख में भी यहाँ से ये जा सकता है, क्योंकि ऑर्बिट को भी ये इन्फिल्ट्रेट करता है, तो उसमें नजर का कमजोर होना, और दूसरा क्या हो जाता है कि आंख से बहुत ज्यादा टीयरिंग होना, रेडनेस होना, और सूजन होना हमारे साइनस के वजह से। और अगर ये लंग्स में चला गया तो लंग्स में सांस फूलना, बहुत ज्यादा कफ होना, जो कि छोटी मोटी दवा से बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा, लगातार कफ का होना, पेट में भी अगर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होती है तो उसमें भी डायरिया होना, दवाई से भी डायरिया ठीक नहीं होना। तो ये सब लक्षण हैं इसके, जो कि हमें पहचान लेना चाहिए। और इसलिए उन लोगों में, हर एक आदमी में ये नहीं होता कि हर एक व्यक्ति में होना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो मैंने बार बार बताया है कि ऐसे ग्रुप जिनको डर है ये होना का, जो बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लेते हैं, पहले तो स्टेरॉइड अपने मन से न लें, ये मेरा है। एंटीबायोटिक्स का अपने मन से यूज ना करें, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, इन चीजों का ध्यान रखें। तो हर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। तो सर क्या ये फंगस बच्चों को भी इफेक्ट कर सकता है सर? अगर बच्चों को भी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर बच्चों की इम्यून बहुत ज्यादा कमजोर है, और अपने मन से कोई भी घर वाले अगर स्टेरॉइड खिला रहे हैं बच्चे को, क्योंकि स्टेरॉइड आप खिलाते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है 2-3 दिन, लेकिन वो बहुत नुकसानदायक होता है। अपने मन से आप 10-10 दिन, 2-2, 3-3 हफ्ते अगर स्टेरॉइड खिला रहे हैं तो तब जाके उसको हो सकता है। और बच्चा बहुत ही अगर कमजोर है तो उनको हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। तो कोविड जब हो रहा है लोगों को, तो कोविड के टाइम में ऑलरेडी इम्यून हमारा डाउन हो जाता है, पहले से भी इम्यून अगर कमजोर है तो इसका डर रहता है। तो इसको पहचानना आना चाहिए कि हम कैसे इसको पहचानें। थैंक यू सर। और सॉरी, मेरा एक और क्वेश्चन है। सर अभी जैसे हमारा वैक्सीनेशन को लेकर चल रहा है, अभी 45 है, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारे 18+ युवा हैं हमारे, अभी उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो अलॉटमेंट्स हो रहे हैं तो उनको नहीं मिल रहा है। देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। तो अब उनको किन बातों का, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकली लेवल पे उनको एक प्रेशर आ रहा है कि नहीं लिया तो, क्योंकि एक के बाद एक बीमारी वो डेली मीडिया के थ्रू इधर उधर से उनको देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया से मिल रहा है। कभी वो व्हाइट फंगस को लेकर सुन रहे हैं, कभी ब्लैक फंगस को लेकर सुन रहे हैं। कोविड तो ऑलमोस्ट हमारा चल ही रहा है। तो सर इसमें अब जब तक है कि हमारा वैक्सीनेशन नहीं होता, तो अब वो अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, क्या क्या चीजें और डाइट में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं सर वो? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मैडम आपने। एक तो जो जितने यूथ हैं, और यूथ स्पेशल शायद हमारी और देवेंद्र जी की बात चल रही है, जो फाउंडर हैं लाडली फाउंडेशन की, कि यूथ के लिए हम, वैसे ये भी हम बहुत ज्यादा सेशन जो है हमारे साथ जो यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं, ये भी हमारा कार्यक्रम यूथ के लिए रहता है। और बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि यूथ के, जो यूथ जहाँ रहते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, बहुत जल्दी हम वहां भी जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि
उनसे भी हमारी कुछ विशेष दरख्वास्त है, विशेष रिक्वेस्ट है कि उनको किस प्रकार का रोल अभी निभाना चाहिए। यूथ हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा है। हम लोग धनी हैं। हम धनी इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो नौजवान है वो 55% से भी ज्यादा है, और जो युवा है, युवा वर्ग काफी है। तो युवा को समझना होगा, युवा से ही समाज की जो एक धारा है वो बनती है, एक समाज की जो दिशा वो निर्धारित करते हैं। तो बहुत जल्दी हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी यूथ को अलग से एड्रेस करने के लिए जाने वाले हैं इसी के माध्यम से। और अभी से उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और अखबार और जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, एकदम आंख बंद करके विश्वास ना कीजिए। अभी कोई ब्लैक फंगस बोलता, फिर कोई रेड फंगस बोलेगा, फिर कहीं एक छोटा सा आ जाएगा कि आप ब्लैक एंड व्हाइट फंगस आ रहा है। तो अगर हर चीज के बारे में सोचते रहेंगे, आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पे जाइए, जो हमारे गवर्नमेंट की साइट है उन पे देखिए कि क्या रियल डेटा है और क्या इसका मतलब है। और ऐसे सोर्स जैसे हम हैं, एम्स ऋषिकेश के थ्रू अगर कोई जानकारी मिल रही है आपको, या किसी अच्छे संस्थान की तरफ से जानकारी मिल रही है, वहां आप जाइए। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, वैक्सीनेशन की देखिए, हमारी काफी इस समय पॉपुलेशन है, और भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हर किसी को वैक्सीनेशन मिले। बहुत जगहों पर युवाओं को वैक्सीनेशन मिल रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन हाँ, नंबर ज्यादा 18 से 45 के बीच में काफी लोग हैं, तो इसमें आपको जरा दिक्कत आ सकती है, पर नंबर जरा देर में आ सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन आपको जरूर मिलेगा। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं मिला है तब तक आप अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका ध्यान रखें, और मास्क पहने, डबल मास्क आप पहन सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और कीजिए। तो शायद बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीनेशन भी आपको मिलेगा, भले ही अभी कहीं कहीं पर कुछ कमी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वैक्सीनेट आप सब हो जाएंगे। और जो भारत सरकार का जो एम है, उद्देश्य है, वो भी यही चाहते हैं कि सभी लोग वैक्सीनेट हों, और तभी हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने कंट्री को। थैंक यू सो मच सर। मैम थैंक यू। और कोई सवाल मैम? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। कल हमारे पास काफी सारे सवाल रह गए थे, तो मैं मेरे को वही सवाल कंटिन्यू करते हुए आई रिक्वेस्ट टू पी एंजेलन सर इज हेयर, जिनके कुछ सवाल थे तो कल समय ना रहते हुए हम पूछ नहीं पाए थे। सर अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू इफ यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन सो प्लीज। पी एंजेलन सर। शायद वो सुन नहीं पा रहे मे बी। सो अभी हाँ, यस, नो आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू। सो हम आशा दीदी जी के पास चलते हैं। उनके भी कल कुछ सवाल रह गए थे और आज भी उनके पास कुछ नए सवाल हैं। तो प्लीज मैम अनम्यूट योर सेल्फ और अपने जितने भी क्वेश्चंस आपके रह गए थे प्लीज आस्क। हेलो सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी जो मेरे पास आ रहे हैं मोस्टली 3-4 लोगों का फोन भी आया और बात हुई, पता चला कि उन लोगों को कोविड हुए 1 मंथ करीब हो गया, लेकिन उनकी शॉर्ट मेमोरी होता है ना, हो गई है। मतलब वो कुछ सोचते हैं थोड़ी देर में भूल जाते हैं, सब कुछ नहीं लेकिन कुछ कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे वॉशरूम में गए, कह रहे गेट बंद करना भूल गए, और कुछ खाने के लिए जा रहे हैं लेकिन फिर वहां जाके पता चलता मैं आया किस लिए हूँ यहाँ पे। तो कुछ ऐसा हो रहा है, और ये कम से कम मुझे 4 से 5 लोगों के फोन कल से और आज में आ चुके हैं। ये कुछ इसमें कोई ऐसे चिंता की बात नहीं है। ये पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम की हम बात कर रहे थे, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम या पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं, उनमें से एक सिम्टम्स है जिसे हम कहते हैं मेंटल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, और क्योंकि कोई भी इंसान इस कठिन परिस्थिति से गुजरा हुआ है, उसके बाद हो सकता है वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो, और कोविड के बारे में बहुत सारे ऐसे दृश्य उसने देखा हो सकता है कि अगर वो भी एडमिट हो और कोई दूसरा भी एडमिट हो, उसके साथ वाला किसी की डेथ हो गई हो। और बहुत बार उसने जब वो 14-15 दिन
रहा होगा आइसोलेशन में, बहुत सारी ऐसी खबरें उसने सुनी होंगी जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा टेंस करने वाली होगी, स्ट्रेस देने वाली होगी, बहुत डरावनी खबरें होंगी कि उसको भी कोविड हुआ था और मुझे भी कोविड था, लेकिन मैं तो बच गया, और लेकिन वो दूसरे की डेथ हो गई है, वो नहीं बच पाया। तो इन सभी चीजों से और प्लस अपने से भी एक बहुत बड़ा डर रहता है कि मैं इतने कठिन दौर से गुजरा हूँ, इतने ट्रबलसम दौर से गुजरा हूँ, तो उसका भी एक दिमाग पर असर पड़ता है। जब वो अब रिलैक्स हो गए हैं तो उसके बाद भी एक टेंस रहता है कि मैं पूरी तरह ठीक हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। तो ये सभी स्ट्रेस हैं, ये सभी मेंटल हेल्थ इशू हैं रिकवरी के टाइम में। तो जब हम स्ट्रेस में रहते हैं और जिसे हम बोलते हैं कि अगर निगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में बहुत ज्यादा आते हैं, वो ये डिप्रेसिव थॉट्स जिसे हम बोलते हैं, तो एक डिप्रेशन के और जब हम जाते हैं, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा एंजाइटी में भी हम चीजें, हमारी मेमोरी क्या है कि हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन इसको हम ये नहीं बोलते कि हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। ये टेम्पररी मेमोरी जो लॉस होती है, ये जैसे जैसे आप अपने डेली रूटीन को रिज्यूम करेंगे, जैसे आप अपने डेली जो आपका जो रूटीन है उसको आप रिज्यूम करेंगे, आप उसमें ढलना शुरू हो जाएंगे और ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इसके लिए चाहिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली अपने रूटीन को इतना अच्छा बना सकते हैं कि आप व्यस्त रह सकते हैं, और अपनी पॉजिटिव चीजें और जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए। अपने रिलेशन में बात कीजिए लोगों से, हमेशा कोविड से ही रिलेटेड बातें मत कीजिए और उन्हीं चीजों को मत दोहराइए कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ क्या नहीं हुआ था। ग्रेजुअली ये सब चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी या आप होने वाले हो, ऐसा नहीं। सेकंड क्वेश्चन है सर, मेरा एज है 45 ईयर, मेल है। उनका 27 अप्रैल को कोविड हुआ था, रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई, लेकिन उनके चेस्ट में ना बिल्कुल खालीपन फील होता, मतलब लगता कुछ है ही नहीं, और वीकनेस तो है ही। वो वीकनेस तो मैंने उनको बोला 1 मंथ और कम से कम रहेगी, खाने पीने पे ध्यान देना, लेकिन कह रहे चेस्ट में ऐसा फील ही नहीं होता कि कुछ है। अच्छा, अगर उनको चेस्ट में हॉलोनेस फील हो रहा है, कुछ ऐसा फील है, तो ये उनसे पूछना होगा कि क्या वो एडमिट हुए थे या उनका नहीं सर, घर में हाँ, ही घर उनका में। हुआ था हाँ, जी। तो घर में ही अगर थे और एसिम्प्टोमेटिक थे तो यस सर। लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगा, ना कि बराबर होगा, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक में लंग्स रिस्पेक्टिवली कम होता है। और ये भी एक साइकोलॉजिकल हो सकता है, अगर उनको लंग्स में अगर वो जो कह रहे हैं कि बिल्कुल खाली लग रहा है, तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती, उनको सांस लेने में भी तकलीफ नहीं है और उनको नहीं चलने सर। में भी तकलीफ नहीं है। तो एक साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो बर्डन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसका हम नाम लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी उनके दिमाग में है कि इसमें लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है, तो उन्हें भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा फेफड़े भी कुछ गायब तो नहीं हो गए, सब डैमेज तो नहीं हो गए, कुछ है भी नहीं भी है। तो कुछ ऐसी चीजें लग रही है उन्हें। उनसे कहिए हमारे इस शो को ज्वाइन करें और सामने आए एक बार, हमसे बात करें फेस टू फेस, तो उनको सब अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ओके हाँ सर, मैं उनसे बोलूंगी जरूर। थैंक यू सर, बस मेरे क्वेश्चन खत्म हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ पंकज जैन सर हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। यस सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस सर, प्लीज। Good evening, Dr. Santosh ji. गुड इवनिंग सर, वेलकम। Once again, I am really thankful कि आपने अपना precious time निकाला हमारे लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी आपके पास 2 दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स भी भेजी थी देवेंद्र जी के थ्रू। ही इज़ माय नेफ्यू और उसका जो TLC लेवल है, ही इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यू टू कोविड एंड ही वाज इन ऑक्सीजन सपोर्ट फ्रॉम लास्ट 5 days. Now his TLC level is increasing regularly, and today his TLC level have reached to 10,800, and C-reactive protein that is also increased from 18.9 to 20.1, and he have been put on ventilator support. So what do you recommend to further what course of action we should take? जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी वो मैंने देखी, उसमें तो मार्कर काफी सही थे,
और सर वो कल से थोड़ा सा परसों रात से डिटेरियोरेट हुए हैं। सीआरपी भी सही था, और मैंने उनको और उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी राइट डायरेक्शन में चल रहा था। मैंने उनको बताया भी था कि जिस हिसाब से उनके मार्कर हैं वो बहुत ज्यादा ऐसा प्रोग्नोसिस, बेड प्रोग्नोसिस नहीं इंडिकेट करते, लेकिन अभी उनका टीएलसी अगर बढ़ रहा है और आप बता रहे हैं कि सीआरपी भी बढ़ रहा है, सीआरपी भी काफी उनका नॉर्मल टाइप का था जब इनिशियली। ये सब टीएलसी का बढ़ने का मतलब है कि इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है। चूंकि 10,000 तक जो है टीएलसी अगर बढ़ रहा है तो इसको हम बड़ा हुआ नहीं मानते, हायर लेवल पे है, हायर, क्योंकि 4,000 टू 10,000 तक टीएलसी हम नॉर्मल मानते ही। तो टीएलसी ल्यूकोसाइट काउंट होता है, इतना होता ही है, 10 से 11,000, 4,000 से 11,000 तक के बीच में होता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट हायर साइड को है। तो और दूसरा आप बता रहे हैं कि सीआरपी भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। अभी इस टाइम पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अगर बढ़ रहा है और टीएलसी भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो हो सकता है कि सुपरएडेड इन्फेक्शन भी उनको हो गया हो। टीएलसी का बढ़ने का मतलब इन्फेक्शन, और ईएसआर भी अगर बढ़ता है तो इन्फेक्शन है। दूसरा, हमें डी डायमर की वैल्यू अगर एक बार पता चल जाए, एलडीएच और डी डायमर और सीरम फेरेटिन कितना है, तो ये आप हमें भेज सकते हैं। ये वैल्यू बढ़ती है तो हम बताते हैं कि हाँ प्रोग्नोसिस में जरा प्रॉब्लम है। आप बता रहे हैं कि वेंटिलेटर पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो वेंटिलेटर पर शिफ्ट होना अपने आप में कह सकते हैं कि इट इज अ नॉट वेरी गुड साइन कि अगर वेंटिलेटर पर शिफ्ट हो रहे हैं तो। लेकिन जो आप मार्कर बता रहे हैं, इस मार्कर के हिसाब से इतना ज्यादा सीरियस हमें नहीं लगते कि टीएलसी भी नॉर्मल रेंज। Actually, he is diabetic and his oxygen level have also dropped to below 80 a day before yesterday. Okay, That's yeah, that's the thing. If he's a diabetic, then it's a very difficult situation. It comes a very difficult situation actually. Uncontrolled diabetes mellitus, hyperglycemia, this is a very risk factor for aggravating the disease. तब तो फिर उन्हें हमें एक एक्शन इसमें लेना ही होगा। तब उस कंडीशन में इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा रहती है अगर टीएलसी ज्यादा जा रहा है, और सीआरपी अगर इन्फेक्शन होगा तो एक तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर वैसे बड़े हैं, इन्फ्लेमेटरी हाइपर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस वैसे ही बॉडी के अंदर चल रहा है, दूसरा से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो फिर सीआरपी के बढ़ने के चांसेस और हैं। तो जो ट्रीटमेंट जो आपने देखा कि ट्रीटमेंट इज इन राइट डायरेक्शन, ट्रीटमेंट डायरेक्शन में है। तो राइट नाउ व्हाट वी डू, दे मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल थिंग्स। लेट्स सी, वी शुड प्रे फॉर बेस्ट कि हो जाए। एंड डायबिटीज हमें जरा परेशान करता है आईसीयू में, या फिर डायबिटीज का जरा वो रहता है। अदरवाइज मैनी ऑफ द पीपल आर एट दिस मार्कर, दे रिकवर्ड, वो रिकवर भी होते हैं, क्योंकि अभी डी डायमर जैसे हमें पता चलता है, दैट इज द प्रोग्नोस्टिक, हम लेते हैं उसको डी डायमर की वैल्यू कितनी है, और डी डायमर की वैल्यू एक बार वो पता चल जाएंगे तो आप मुझे भेज दीजिएगा। And so what we can do right now, if the management is going on, and we can think for the best. Thank you, doctor. I'll share the further reports with you. Yes, LDS, D-dimer, serum ferritin. But I have seen the treatment. Treatment is going in a good direction, and doctors must be doing their best. And hopefully, age क्या है उनकी? He is 35. 35. He is young. Yes. एज में डायबिटिक होना, दैट इज आल्सो नॉट गुड। इतने एज में तो डायबिटिक नहीं होना चाहिए। ही इज वेरी यंग, यूथ की बात कर। थोड़ा सा हेरिडिटरी भी है। हाँ, हेरिडिटरी भी होगा, बट आस्क हिम, कन्वे माय मैसेज टू हिम कि ही शुड नॉट लूज द होप, और ही शुड बी वेरी स्ट्रांग। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि दे आर इन द आईसीयू से रिकवर्ड हुए हैं। एंड ये जो मार्कर आपने बताया है, ये मार्कर ऐसे आयरेजिंग मार्कर नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। तो आस्क हिम टू थिंक पॉजिटिव, एंड नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। एक पॉजिटिव होप उसके पास होनी चाहिए, एंड कीप टॉकिंग टू हिम ऑलवेज, एंड उनको विश्वास दिलाइए कि ही हैज टू विन द रेस बाय एनी हाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।
पी एंजलन सर ने हमें शायद दोबारा से ज्वाइन किया है सर, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अगर आपको अपने कल वाले क्वेश्चंस कंटिन्यू करने हैं तो। आई थिंक सो वहां पर कंटिन्यूसली नेटवर्क इशू है। सर मेरा एक सवाल है, मतलब मेरे एक स्टूडेंट है और वो अराउंड 13 to 14 ईयर्स ओल्ड की है और उसको शुगर है, डायबिटीज है, और वो उसको कंट्रोल करने के लिए रोजाना उनको इंजेक्शंस लेने होते हैं। पिछले मेरे ख्याल से 3 साल से वो रोजाना इंजेक्शंस लेते हैं। तो उनकी मदर का ये कंसर्न है कि अभी जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है तो उस समय कोई स्पेशल प्रिकॉशंस उस बच्ची को लेने की जरूरत है, बिकॉज शी इज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड और वो काफी लंबे समय से डायबिटीज जैसी बीमारी से गुजर रही है। जी, जो आपने बच्चे का डायबिटीज के बारे में बताया, इसको हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, इनफैक्ट कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी जो कि इंजेक्शन टाइप 1 डायबिटीज की हैं और वो इंजेक्शन लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है कि दे आर गुड बट टेकिंग इंजेक्शन। तो एक तो वो जरूर इसमें ये ना सोचें कि हम तो पहले से ही कमजोर हैं, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ठीक है, इंजेक्शन चल रहा है, एक तो उनकी डायबिटिक जो है वो कंट्रोल में रहे। इंसुलिन को इस बीच अगर टाइट्रेट करना हो, वो रेगुलर चेक करते रहें कि उनका खाना खाने के बाद कितना डायबिटीज है, खाना खाने से पहले जैसे हम पोस्ट प्रेंडल ब्लड शुगर वो कितना है, फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, और HbA1c भी वो हर 3 महीने में चेक कर सकते हैं। उससे पता चलता है कि पिछले 3 महीने में हमारी बॉडी के अंदर कितना शुगर है, और क्योंकि अगर वो डीअरेंज है तो कहीं बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखें और हर एक साल एवरी ईयर वो उनकी आंख को चेक कराएं, उनके शरीर के ऑर्गन्स को चेक कराएं कि उसको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, आई एग्जामिनेशन भी कराएं। अभी जो ध्यान रखना है, अभी बिल्कुल आप अच्छा भोजन कीजिए, अच्छा आप एक्सरसाइज कीजिए, शुगर लेवल आपका कंट्रोल होना चाहिए। सबसे बड़ी मेरी जो सजेशन आप लोगों के लिए है वो ये है कि कोई भी डायबिटिक, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, इस समय वो अपने शुगर को कंट्रोल रखें, शुगर को टाइट्रेट करते रहिए। बाकी स्ट्रेस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखें। अभी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि कहीं पर भी अगर वो बाहर निकले तो नंगे पैर बाहर न जाएं, क्योंकि बच्चों को भी कोविड हो सकता है। और जो डायबिटिक हैं, ऑफकोर्स डायबिटिक में जरा इम्यून कंप्रोमाइज तो होता ही है, लेकिन अगर आप टाइप 1 डायबिटीज में तो ये पूरी ऑटो इम्यून है। तो इसमें अगर आप अच्छा भोजन रखें, अच्छा अपना न्यूट्रिशन रखें, आप प्रोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट पूरा टाइट्रेट करके और बहुत अच्छा लें, तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरा क्या है, आपको डॉक्टर्स ने डाइट चार्ट भी बताया होगा कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में और कितना आपको फूड लेना है दिन में। ये आपका एक चार्ट होगा और मुझे लगता है कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे अपनी दिनचर्या को अच्छे से तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप इस बीच ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बाहर निकलना है कभी खेलने के लिए, ओपन में मिट्टी वगैरह में अगर कभी आप जाते हैं तो आप प्लीज प्रॉपर शूज पहने, नंगे पैर न जाएं, और कोशिश करें कि कहीं पर कोई चोट ना लगे आपको बाहर। जो अभी जो फंगल इन्फेक्शन है ये भी अभी नहीं, मतलब जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड जो लोग हैं इनमें हो जाता है, तो ये सेफ्टी रखें और इंसुलिन लगातार लेते रहें। बाकी इसमें कोई ऐसी डरने की आवश्यकता नहीं है। यही प्रिकॉशन आपको रखना है कि आपकी शुगर जो है कंट्रोल रहे, आपकी दवाइयाँ लगातार चले और आप अच्छा भोजन लें और स्ट्रेस फ्री रहें। एक्सरसाइज जितना कर सकते हैं आपको करना है, योगा प्राणायाम वो आप कर सकते हैं, बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू सो मच सर। पी एंजलिन सर का क्वेश्चन है सर ये कि इज द पीपल हु आर ऑलरेडी टेकिंग एस्टेरॉइड आर एडवाइजेबल टू टेक शॉट्स? Advisable to take Shots. shots means? I don't know. He mentioned a simple question. This, I think so. He's talking about dose and vaccination. Okay, yeah, he may be. If a person is taking steroids, already is taking steroids, लेकिन क्यों steroid ले रहा है? वैक्सीनेशन की बात तो हम बाद में करेंगे, but if a person is taking steroid, for what cause
he or she is taking steroid. That has to be clear. And second, if somebody is taking a steroid which is really mandatory or which is prescribed by the doctors, so definitely no problem, आप वैक्सीन तो ले रहे हैं. लेकिन if you are undergoing through a very critical illness for which you are taking these steroids, again what I have recently told you, that if you are under acute illness, you are hospitalized or going through any acute treatment, then you have to defer vaccination for 4 to 8 weeks. But the reason for taking vaccination should be very clear. If you are taking if you are taking immunosuppressant, then definitely you are supposed to report to the vaccinator officer at the vaccination point. आपको ये बताना होगा कि आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, किस चीज के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आपका इम्यून तो पहले से ही सप्रेस है. तो इम्यूनोसप्रेसेंट या जो कीमोथेरेपी जो ले रहे हैं, उनको भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके बताना होगा कि वो क्यों ले रहे हैं. हो सकता है कि आपका जो स्टेरॉइड है वो आपको टैपर करने के लिए बोले, उसके बाद आपको वैक्सीन दें. थैंक यू सो मच सर. लाइव से सर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है प्रियांशु मांझी जी की साइड से. उनका क्वेश्चन है कि सर जिस तरीके से अभी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है या फिर बेड्स अवेलेबल नहीं है, अगर कोई ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो क्या वो घर पे रिकवर हो सकते हैं, फिर उस दौरान क्या चीजें उनको फॉलो करनी चाहिए? देखिए, ब्लैक फंगस अगर पहले तो घर में होगा नहीं, घर में हर एक आम आदमी को होगा नहीं जो जिसकी इम्यूनिटी ठीक है. और अगर माना डायबिटिक है कोई या कोई कैंसर से पीड़ित है और उसको कोविड हो गया है, और अगर आपको ब्लैक फंगस घर में पता चल गया, तो मेरा सजेशन स्ट्रिक्ट जो आप के लिए जो एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि अगर आपने इसको पहचान लिया कि नाक में आपने देख लिया कहीं पर उसके ब्रिज में कुछ काला काला जैसा बन रहा है, क्रस्टिंग हो रही है नोज में, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, एक साइड में स्वेलिंग हो रही है, हेडेक बहुत सीवियर हो रहा है, क्रस्टिंग हो रही है, पुअर विजन हो रहा है, रेडनेस ऑफ आई हो रही है, अगर ये चीजें आपने देख ली है और आपको पता भी चल गया कि कुछ एक ब्लैकिश स्पॉट जैसा आपने देख लिया कहीं पे बना हुआ है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं इसको. और अगर आप ब्लैक फंगस बोलेंगे तो कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं करेगा, ले लेगा, क्योंकि ब्लैक फंगस का इलाज है. और ये ऐसा नहीं कि ट्रांसमिट होता है कि आप ब्लैक फंगस आपकी फैमिली में हुआ तो सबको ब्लैक फंगस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है. तो अगर आपने ब्लैक फंगस आपने कैच कर लिया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, अगर घर में भी हो जाता है, उसको लक्षणों को पहचानते ही तुरंत आपको या तो ईएनटी सर्जन के, पहली बात ईएनटी सर्जन के पास जाना है, या ईएनटी सर्जन या फिर आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर जनरल सर्जन, इन तीनों के पास ही जाइए आप. ईएनटी तो नाक कान गला विभाग, ईयर नोज थ्रोट, ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये इनकी एक्सपर्टीज होती है म्यूकोरमाइकोसिस. और क्योंकि जैसे ही हम म्यूकोरमाइकोसिस को देखते हैं तो डॉक्टर्स के लिए सबसे पहले इसको सर्जिकली डेब्राइडमेंट जिसे हम बोलते हैं, इसको डेब्राइड करना होता है, इसको निकालना होता है, अदरवाइज ये पेनिट्रेट करता है बॉडी के अंदर की किस जगह तक पेनिट्रेट कर गया. तो जैसे आपको अगर जरा से भी लक्षण कुछ ऐसे लगते हैं तो आप तुरंत चिकित्सक के पास ले जाएं. और मैंने बता दिया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ईएनटी है, सर्जन, इन लोगों के पास हम ले जा सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. यहाँ पे नमित वार्ष्ण जी ने हैंड रेज किया है. आई रिक्वेस्ट सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन. हेलो डॉक्टर संतोष. हेलो सर, वेलकम. सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब पेशेंट स्टेरॉइड मेट्रोल पे जा रहा है और कोमोर्बिडिटी साथ में है, तो डायबिटीज का एक तो चार्टिंग रखनी चाहिए, और साथ में हाइड्रेटेड, एक वर्ड आता है हाइड्रेटेड, क्या हमें हाइड्रेटेड कैसे रखना है अपने को. और दूसरा, अगर हम जैसे पौष्टिक खाना खा रहे हैं तो साथ में क्या हम मल्टीविटामिन को ऐड करना सही है या नहीं, इस पे अपने आप राय रखें. नहीं, मल्टीविटामिन का एक्चुअली कोई ऐसा रोल है नहीं. वो अपने आप को एक जिसे बोलते हैं ना प्लेसिबो इफेक्ट, वो एक प्लेसिबो इफेक्ट है. मल्टीविटामिन में 15 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 500 माइक्रोग्राम में क्या होता है हम लोगों के शरीर के लिए, कुछ ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है. तो अननेसेसरी मल्टीविटामिन खाने से
आप शौकिया खाना चाहते हैं लोग तो खाएं, वरना इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन से मल्टीविटामिन खाएंगे तो आप बहुत बड़ा ऐसा हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप अच्छा फ्रूट्स खा सकते हैं, अच्छा खाना खाइए। अपनी जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें प्रोटीनियस डाइट लीजिए, उसमें वेजिटेबल्स लीजिए, अच्छा आप राइस लीजिए, पल्स लीजिए, सलाद ज्यादा लीजिए, तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ। सेकंड आपने पूछा कि स्टेरॉइड अगर चल रहा है, देखिए स्टेरॉइड पहले तो चल रहा है तो मुझे बहुत जरूरी, आप सभी लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ किस चीज के लिए चल रहा है, और इज इट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी मेडिकल ऑफिसर्स और एनी कंसल्टेंट, किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तब ठीक है। कोविड में अगर आप स्टेरॉइड ले भी रहे हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट के लिए लेना है। आपको 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितना कम से कम स्टेरॉइड लेंगे उतना बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा बॉडी के लिए। स्टेरॉइड को आज के समय में, जब हम इस फंगस की बात कर रहे हैं, मिकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में अगर स्टेरॉइड को हम टेलीमेडिसिन के थ्रू चिकित्सक से पूछ लें तो बेहतर होगा। अगर व्यक्ति को डायबिटीज है तब तो ऑफकोर्स आंसर इज यस, आपको ग्लूकोज चार्टिंग करनी होगी, अपना ब्लड शुगर को मॉनिटर करना होगा। और अगर शुगर नहीं भी है लेकिन लगातार 2-3 हफ्ते से आप यू आर इन स्टेरॉइड, आप लगातार बहुत टाइम से काफी हैवी डोज स्टेरॉइड ले रहे हैं, तब भी आपको अपना ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड पहला है जिससे कि आपका हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, ड्रग इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया जिसे कहते हैं वो हो सकता है। और यह हाइपरग्लाइसेमिया ही नहीं, और भी चीजें, ब्लड शुगर, सॉरी, जब आपका स्टेरॉइड चलता है तो काफी चीजें और भी डिअरेंज होती है बॉडी के अंदर, उन चीजों को भी देखना होगा। लेकिन हाँ, योर कंसर्न इज राइट, बिकॉज हमें शुगर तो, जिसको डायबिटीज है उसमें तो चार्टिंग करनी ही है, और अगर लंबा शुगर चल रहा है तो ऑफकोर्स इस समय में इसको देखते हुए आपको अपना शुगर चेक करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। समय कम रहते हुए हम एक आखिरी सवाल ले रहे हैं। तो क्वेश्चन सर उनका, माइसा जी का क्वेश्चन है कि वेयर इज दैट, हाँ, व्हाट वुड बी हेवी डाइट, व्हाट वुड बी हेल्दी डाइट व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19? Healthy diet means the diet which you have been taking for your life, your health till now. Whatever you have been taking for your daily routine till now, that may be considered a healthy diet. But to emphasize more in that aspect, healthy diet means having a good amount of protein, carbohydrate, and fat mixed with or blend with minerals and vitamins. Minerals and vitamin doesn't mean that we are purchasing minerals and vitamin from outside. It means if we are how much protein we are taking, and are we taking the protein in a balanced way, how much fibrous diet we are taking. Okay, and the fibrous diet means it includes the vegetables, it includes the fruits, it includes salads, and and another thing, that milk, are you taking or not, are you vegetarian or non-vegetarian? If you are non-vegetarian, that how much protein is included, in which form you are taking the proteins, how much pulse you are taking regularly in your diet. That should be, I mean, a balanced amount of protein, fat, and carbohydrate should be in your food. And second thing is that ऐसा नहीं है कि आप, तो मैंने क्यों कहा कि जो आप फूड अभी ले रहे हैं एकदम आप 4 दिन के लिए अपनी पूरी की पूरी डाइट को चेंज कर दो, यू आर चेंजिंग योर डाइट, तो द डाइट विच कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो वर्थलेस हो जाता है। 4 दिन के लिए आप बहुत अच्छा खाना खा लें, उसके बाद फिर आप वही खाएं जो आपको खाना है, तो ये ऐसा नहीं है। आपका जो रूटीन जो फूड है, उस फूड को ही, अगर आपको लगता है कि आप की कमजोरी है, अभी आप वीकनेस है, तो प्लीज आप अपनी प्रोटीन डाइट को बढ़ाइए। आप दाल को 3 से 4 कटोरी कर लीजिए, आप चावल का अमाउंट जरा सा कम कर लीजिए और दाल की अमाउंट को बढ़ा लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको वेट बहुत घट रहा है, आप बहुत कमजोर हो रहे हैं, तो आप चावल की जगह आप अनाज कार्बोहाइड्रेट लीजिए। कार्बोहाइड्रेट लेंगे आपका वेट गेन बहुत जल्दी होगा। जिसका वेट गेन होता है हम उनसे कहते हैं आप कार्बोहाइड्रेट बंद कर दीजिए, आपका वेट बहुत बंद मतलब कम कर दीजिए, आपका वेट बहुत कम हो जाएगा। तो आप रोटी भी लीजिए दिन में भी, सुबह भी, शाम को भी, तो आप इसका वेट गेन भी कर सकते हैं।
बाकी फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, अगर फ्रूट्स नहीं भी हैं तो आप सलाद ले सकते हैं। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना जो है, जिसे हम बात करते हैं, इससे पहले भी उन्होंने पूछा था, हाइड्रेटेड का मतलब पानी हम पिए, जो रूटीन जो आप पानी पीते हैं, एटलीस्ट एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो हम पी सकते हैं अगर हम चाहें तो, और इस मौसम को भी ध्यान में रखते हुए। तो आप पानी पिए अच्छे से, और जो रूटीन आप अपना खाना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो फूड है ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ वेरी nutritious one. We are taking in morning time, we are taking paratha where there is a good amount of fat is there. 1 चम्मच घी भी आप जरूर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा घी लेने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन रिकवरी फेज में है तो वी नीड अ फैट ऑल्सो। मतलब घी से ऐसा नहीं कहना कि नहीं, अभी आप रिकवरी फेज में, वेट आपका 10-20 किलो कम हो गया है तो आप फैट भी लीजिए। फैट इज अ गुड इंसुलेट करता है बॉडी को, तो आप एक घी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक भी हैं, हार्ट का भी प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़ा है, तब आप परहेज कर सकते हैं, लेकिन रिकवरी फेज में तो आप ले सकते हैं। और दिन में हम दाल चावल लेते हैं यूजुअली, तो उसमें प्रोटीन भी है, हमें स्टार्च भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, सलाद भी लेते हैं, तो हमारी तो फूड हैबिट बहुत अच्छी है। और शाम को फिर हम स्नैक्स में आप सुबह के टाइम में स्नैक्स में आप स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपना, मतलब जबरदस्ती जो टेस्ट पर ना जाए कि हम 4 गिलास चाय पी ले रहे हैं, वो आपको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं। एंड सोते समय हम मिल्क लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग का काफी अच्छा फूड हैबिट हम लोगों की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन, उनकी फूड हैबिट उनके हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जनरल नॉर्थ इंडिया की फूड की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे लेते हैं, जो देवेंद्र जी भी लेते हैं, हंस रहे हैं वो। तो आई थिंक सर मैं इसलिए हंस रहा हूँ, आपने ना जाने लाखों लोगों का खून बढ़ा दिया होगा पराठा रिकमेंड करके सर। सर घर में लड़ाई लड़नी पड़ती है कि नहीं रोज पराठे नहीं खाने हैं, तो सर उनकी सबकी क्वांटिटी भी आप उन्हें बता दीजिए, क्योंकि आपने तो पता है पराठा खाना है, वो कल सुबह से 6-6, 7-7 पराठे शुरू हो जाएंगे, नहीं, फिर बदहजमी। जो पोस्ट रिकवरी की बात जो आए हुए हैं, और रिकवरी की बाद ऑफकोर्स आपको हॉस्पिटल में बहुत जो खाना लेते हैं, उसके बाद आपको ऑफकोर्स जरा सा फैट की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी आपको हो सकती है। तो 6 से 7 नहीं, आप दाल में भी 1 चम्मच घी डाल के खा सकते हैं। अगर आप पराठे की बहुत ही शौकीन है तो 1-2 पराठे आप सुबह ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको नुकसान होने वाला है, फॉर ए लिमिटेड टाइम। और उसके बाद फिर आपकी अपने अपने हेल्थ की बात करनी है, तो फिर रेगुलरली अगर आप ऐसे करते हैं तो नहीं, तो बीच बीच में अल्टरेशन इन फूड आप कर सकते हैं, कि जिस दिन आपको लग रहा है कि आप हल्का सा घी मिला के ले सकते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ नॉर्मल हेल्थी डाइट की, ये मैं उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ जिनको पहले से ही परहेज है, और जो डायबिटिक हैं, जिनको पहले ही ओबेसिटी है, मैं उनके लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा है, उनको तो अभी परहेज करना होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही वेट को खूब बढ़ा लिया अपना, तो पहले वो बहुत खा चुके हैं, उनके लिए नहीं। और मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हेल्थी डाइट की जब हम बात करते हैं, तो हमारे खाने में फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, छोटा छोटा अमाउंट में हमें सब कुछ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए। कामनी के पास और सवाल है अभी सर, 1-2? यस सर, अभी हमारे पास सवाल लगातार आ रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आया है सर शिवांगी की साइड से कि इज इट पॉसिबल टू गेट अ ब्रेथलेसनेस विदाउट एनी सिम्टम्स लाइक फीवर एंड कफ? Yes, you can have breathlessness without fever and cough if you are sometime if usually in a youth or in young people, they can have a breathlessness, of course, and that the cause of that breathlessness maybe varies. But right now in COVID context, if you are having a breathlessness without any symptom, please check your pulse, please check your SpO2. If your SpO2 is more than 94, okay, nothing to worry. Your breathlessness without cough, without fever, or maybe because of there are a lot of causes, because you may have some respiratory problem, that maybe because of the bronchial asthma, because of the bronchitis, because of कुछ जो respiratory जो illnesses होती है वो हो सकता है, अस्थमेटिक अटैक ये हो सकता है, या कोई आपको एलर्जी अगर होती है, कोई बुखार नहीं आएगा, यू जस्ट वॉन्डरिंग और गार्डनिंग somewhere and immediately you are having a sudden breathlessness, it means you have immediate allergy from some of the spores. Okay, some of the spores, किसी से भी, किसी को डस्ट एलर्जी होती तब भी आपका ये हो सकता है। लेकिन अभी माहौल जो है लाइमलाइट में कोविड-19 है, तो घर जाके सबसे पहले SpO2 तो चेक कर ही लेना है। कभी कभी क्या होता है, हैप्पी हाइपोक्सिया, मैंने इससे पहले भी बात की थी,
यंग एज में कोई सिम्टम नहीं आता है और सिम्टम डजंट कम बिकॉज उनके इम्यूनिटी अच्छी होती है, और एकदम जो है यंग है, यूथ है, एकदम उसको क्या होता है, एकदम सिम्टम्स आता है, और जब सिम्टम्स आता है तब तक देखते हैं कि उसका SpO2 गिर चुका होता है 80 तक या 75 यहाँ तक चला जाता है। इनिशियल में कोई सिम्टम्स नहीं आता है, तो इसलिए SpO2 का चेक करना बहुत जरूरी है। बट एवरी टाइम रेस्पिरेटरी और इफ यू आर हैविंग अ ब्रेथलेसनेस, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, एंड इमीडिएटली वी नीड टू कंसल्ट टू एनी फिजिशियन और एनी डॉक्टर्स। मैं बस एक पूछना चाहूंगा कि पैनल में से अगर कोई भी व्यक्ति लाइव क्वेश्चन पूछना चाहता है डॉक्टर साहब से, तो लास्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं। आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी का वेलकम करना चाहूँगा। सर, हमारे बीच में भारत की रिनाउंड जर्नलिस्ट, जो पहले ABP न्यूज़ में आपने उनको देखा होगा, फिर वो न्यूज़ नेशन की नेशनल एडिटर रही हैं, जो हरियाणा में सोनोग्राफी के बहाने जो भ्रूण हत्या हुआ करती थी उसका जो स्टिंग करके और सरकार को हिलाया था, और ना जाने कितने हजारों मुद्दों पर उनका एक्सपीरियंस और उनका योगदान इस देश को मिला। हमारे लाडली फाउंडेशन को विशेष योगदान उनका मिला जब हम लोगों का शादी से संबंधित जो मैसेज करोड़ों की संख्या में लोगों को वायरल हुआ, तो उसको लेकर के उन्होंने वायरल सच पे एक बहुत बड़ी स्टोरी की थी, जिससे हम लोगों को बहुत रिलीफ मिला। और आज की डेट में देश का जो नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल है, डिजिटल न्यूज़ चैनल न्यूज़ नशा, जिसको अभी ENB अवार्ड में भी नंबर 1 स्थान मिला, आज तक को पछाड़ करके मिला, ये बड़ी बात है। और G5 पर न्यूज़ नशा लाइव रहता है, और न्यूज़ नशा का अपने आप में एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो चुका है देश भर में। उसकी संस्थापक, उसकी ऑनर, सीनियर जर्नलिस्ट विनीता यादव जी हमारे बीच हैं। हम उनका बहुत 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 तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि वो हमारे बीच हैं। तो मैम, हम लोग मैं डॉक्टर साहब को क्योंकि कंक्लूड करते हैं तो हम रिपोर्ट देते हैं। तो जो पिछले 16 दिन रहे हैं सर, आपकी इस मुहिम के 16 दिनों में 532 क्वेश्चन हम टेकअप कर चुके हैं अब तक। 532 प्रश्नों के आपने उत्तर दिए हैं, और 7.5 लाख से ऊपर लोग इस कार्यक्रम को देख चुके हैं अब तक। इसकी जो रीच रही है और जो इम्प्रेशन है वो तो पर कार्यक्रम का हमारा लाख से ऊपर रहता है, तो वो तो मैं काउंट नहीं अभी कर पाया हूँ, लेकिन जो इसकी रीच अभी तक जो कार्यक्रम की पहुंची है वो 7.5 लाख तक पहुंची है। और देश के 29 राज्यों से सवाल आए हैं, पूरे के पूरे राज्यों से, इनको आपने आंसर किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जावेद जमादार साहब का, जो नेशनल यूथ अवार्डीज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वर्ल्ड यूथ फोरम का, कि उनके माध्यम से देश के सभी लोग हमारे साथ जुड़े, हर राज्य से लोग जुड़े, और ग्रास रूट लेवल पर हम सबका आंसर कर पाए। और एक मुहिम बस यही, जैसे आज आपने खुशी दी थोड़ी सी पराठा खाने की, तो लोगों को थोड़ी तो एंजाइटी रिलीज हुई होगी जो पराठा खाने वाले हैं, बट नॉट कि एक, लेकिन कोरोना से कल भी एक व्यक्ति ने केरोसिन पी करके अपनी जान दी है उसके डर के कारण। तो किस तरीके से लोग भय में हैं, डर में हैं। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये नहीं कह रहे हैं कि आप सरकारी नियमों का पालन ना करें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मास्क ना लगाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, हम कह रहे हैं आप ये सारी प्रिकॉशंस लें, ये सारे पालन करें, लेकिन आपके मन में, आपके राहु में जो कोरोना घुसने वाला है या घुस गया है, उसको अपने केतु में ना जाने दें, यानी अपने शरीर में ना जाने दें। तो दिमाग से कोरोना को भगाना है, दिमाग से कोरोना के डर को भगाना है। ये नहीं कि कंबल में हम लेटे हुए हैं बेड पे और सोच रहे हैं कि इसी के अंदर कोरोना आकर के हमारे को खा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले भी बुखार होता था, पहले भी जुकाम होता था, हम जो प्रिकॉशन तब लिया करते थे वही प्रिकॉशन आज लें। इसको एंजाइटी में ना लें, इससे डिप्रेस ना हो, अपने फैमिली मेंबर्स को ऐसा दुख ना दे करके जाएं जिंदगी में कि वो जिंदगी भर सिर्फ यही सोचते रहें कि ये कौन सा दौर था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो ये शुरुआत सर आपके माध्यम से हुई है, हम लाडली फाउंडेशन की तरफ से मैं वापस से एम्स ऋषिकेश का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उनके डायरेक्टर रविकांत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विनीता जी को कि अपना अगर कोई आपका मेडिकल सवाल है तो वो भी आज डॉक्टर साहब से आप पूछें, और इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कह करके आज संबोधित करें। विनीता जी। पहले सॉरी टू इंटरप्ट, तो बिफोर सी प्रोसीड, मैं
आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी इम्प्रेस एक्चुअली कि एक इतने ओजस्वी और तेजस्वी पत्रकार, जो कि आपने एग्जाम्पल दिया, उनका जो उदाहरण दिया कि वो इतने बड़े न्यूज चैनल में रह चुके हैं, और उसके बाद वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पर कि अवेयरनेस की बात है वहां पर वो आ रहे हैं, तो रियली इट इज वेरी अप्रिशिएटेड। और मैं आई सैल्यूट योर जर्नलिज्म। इसका मतलब एक आपने खुद बता दिया कि दिस इज अ पॉजिटिव जर्नलिज्म। और आपके आने से न जाने कितने लोगों को, जो भी सुन रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि हाँ, अवेयरनेस और जानकारी लेना कोविड के बारे में कितनी जरूरत है। और वास्तव में जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कंसर्न ट्रीटमेंट होता है। और हमने ये जो शुरुआत की है, हमने कहा नहीं, आप समझें पहले, तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। एंड आई वेलकम यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष, क्योंकि जैसे मुझे देवेंद्र ने बताया कि किस तरह से डिस्कशन हो रहा है, और बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि हर सवाल का जवाब इस वक्त में मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितनी जानकारी आपके पास पहुंच रही है वो बिल्कुल सही है, डायरेक्टली फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको ऑक्सीजन पर ध्यान रखना है, तो ऑक्सीजन पर ध्यान रखते रखते वो भूल जाते हैं कि अब यहाँ पर स्टेरॉइड्स वाली इशू सामने आने लगा है, तो उससे कैसे टैकल करना है। हमारे पास खुद बहुत सवाल है। मैंने देवेंद्र को कहा कि ये बहुत अच्छा एक मौका है, आई वांट टू इवन आस्क क्वेश्चन। तो मेरा एक सवाल है, मैं वो पूछना चाहती हूँ कि पोस्ट कोविड में, अभी मैं सुन भी रही थी, आपने बहुत डाइट अबाउट कि अगर पोस्ट कोविड में ब्लैक फंगस का इशू नहीं है और फिर भी अगर विजन लॉस हो रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं ऐसे में, ब्लर विजन अगर हो जाता है तो उसके वापस उसको रिकवर करने के लिए? जी, कुछ अलग से आपने प्रश्न पूछा है। इसका पहला कॉज पोस्ट कोविड रिकवरी में, अगर पोस्ट कोविड रिकवरी हो रही है, कोविड के बाद रिकवरी फेज में, सबसे मेन कारण आज के समय में विजन लॉस का तो फंगस ही है। ब्लैक फंगस जिसे लोग कह रहे हैं आजकल, म्यूकोरमाइकोसिस, एक तो कारण यह है। अगर ये कारण नहीं है, अगर ये रूल आउट हो चुका है, अगर विजन लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें इसी का ध्यान रखना चाहिए कि इनके शरीर में अगर हमें दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि जो फंगस है वो इनके गट में जा सकती है, और या फिर जो नोज के थ्रू, जो साइनसेस के थ्रू फंगस जो है इनके ऑर्बिट में, क्योंकि जो राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होती है, आरओसीएम, ये पहले नाक से होते हुए उसके बाद पेनिट्रेट करके ये ऑर्बिट में भी जाती है, और ऑर्बिट में जाके ये जो हमारी जो रेटिनल आर्टरी है उसको डैमेज करके, तो विजन जो है सबसे पहले लो होने लगता है। तो पहला ध्यान तो हमें एज ऑफ नाउ, अभी इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए वहीं जाना चाहिए कि कोई ये फंगस तो नहीं है। लेकिन अगर ब्लैक फंगस या जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये रूल आउट हो गया है, तो उसके बाद हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जब एडमिट हुआ है पेशेंट, उसकी एज क्या है। अगर प्री एग्जिस्टिंग उसको डिजीज थी, ऑलरेडी पेशेंट की मॉर्बिड कंडीशन थी, वो डायबिटिक था, उसको पहले से ही हाइपरटेंसिव पेशेंट रहा है, हार्ट डिजीज था, या उसको इससे पहले स्ट्रोक हुआ है, इन पेशेंट को तो जरूर इनकी मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए रिकवरी के बाद भी। इनका अगर विजन लॉस हो रहा है तो हो सकता है कि, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग इनकी जो होती है एडमिट, अगर ये रहे हुए हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत टाइम तक एडमिट रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि बॉडी में जो ब्लड का है क्लॉट तो कहीं नहीं बन रहा है। हम लोग डॉक्टर्स एंटीकोगुलेंट्स देना शुरू करते हैं, और एंटीकोगुलेंट्स ठीक टाइम पे कभी कभी नहीं मिल पाता है, लेकिन एंटीकोगुलेंट हॉस्पिटल में दिया, उसके बाद हम मानते हैं कि चलिए अब तो मूवमेंट होने लगेगा। फिर भी क्या होता है, आप 10-15-20 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद घर आके भी आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। क्लॉटिंग हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जिस बीमारी का नाम लिया, जो रिस्क फैक्टर है ऑलरेडी, अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है पहले ही, तो ब्लड क्लॉट बन सकता है, और ये ब्लड क्लॉट जो है जाके आपके ब्रेन में भी बन सकता है, उससे पैरालिसिस भी हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है, सीएनएस में ही पर्टिकुलर जो हमारे
जो लोब होता है जो कि हमारे जो ऑर्बिट को कंट्रोल करता है, आईसाइट को कंट्रोल करता है, उसी में रेटिनल आर्टरी में ही कहीं ऐसा ना हो कि कोई थ्रोम्बस बन गया हो या वहां को जो आर्टरी ले जा रही है उसके वजह से भी एकदम लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, बिकॉज पोस्ट रिकवरी में देखा गया है एक्चुअली होता है क्या है, जब वायरस जब इन्फ्लेमेटरी फेज में रहता है, जब व्यक्ति के अंदर वायरस होता है और जब वो एडमिट होता है, तो जो बॉडी के अंदर जो वायरस और एंटीजन एंटीवायरस से जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती है, जो एंटीजन एंटीबॉडी की जो अंदर लड़ाई होती है, उसमें जो साइटोकाइनिन्स, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइनिन्स, फेरेटिन्स और जितने होते हैं, ये बॉडी के ये ऑर्गन्स के खिलाफ ही फिर इसको इंजरी करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, लंग की इंजरी तो होती है, हार्ट की भी इंजरी करने लगते हैं। तो पोस्ट कोविड में क्या होता है, मायोकार्डिटिस के भी काफी चीजें देखी गई हैं। अगर पहले से ही किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी तो उसको हार्ट अटैक होने का भी चांसेस ज्यादा बढ़ता है, स्ट्रोक का होना, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होना, और ये सब चीजें पोस्ट रिकवरी में देखी गई हैं और ये हो सकती हैं क्योंकि उस फेज से हम निकल के आए हैं जो फेज रियली बहुत टफ फेज थी, बहुत कठिन फेज थी। तो इस चीज का मॉनिटरिंग कर सकते हैं और रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर लेवल, अपना पूरा हाथ पैर का टोन ये चेक करते रहना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जैसे ही आप रिकवर हो तो हल्का हल्का एक्सरसाइज, हाथ पैरों को हिलाना, भले ही आप सहारे से चलें, ये शुरू कर देना चाहिए। बट क्या जो विजन लॉस हुआ है उसकी रिकवरी की कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी ऐसे में? विजन जो लॉस हुआ है, अगर हमने इसको अर्ली स्टेज में कैच कर लिया, अगर फंगस के थ्रू है और अगर विजन लॉस होके अगर हमने अर्ली स्टेज में कर लिया तब तो ठीक है, थिंग्स कैन बी रिकवर्ड। इनफैक्ट कि अगर हम इसको न्यूरोलॉजी से भी जोड़ते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है आफ्टर रिकवरी, और जब पोस्ट रिकवरी फेज में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से जो आईसाइट अगर जा रही है, इसमें भी अगर हमने अर्ली फेज पे, क्योंकि विजन से पहले कुछ चेंजेस आएंगे बॉडी के अंदर, या तो आपका कोई हाथ सुन्न होना शुरू हो जाएगा या फिर आपके मुंह हल्का सा टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जितने अर्ली फेज में अगर हमने इसको रिकवरी कर लिया और या हमें डॉक्टर्स के पास चले गए और हमने या थ्रोट वॉइस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, वॉइस में भी राइट, वॉइस में ही सबसे पहले वॉइस में ही हमें लगता है कुछ या खाने में ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होने लगता है एक साइड से वॉइस। लेकिन इनिशियली लोग क्या कहते हैं कि नहीं ये तो बुढ़ापा है, इसको इग्नोर करने लगते हैं। तो इनिशियल फेज में अगर हम कैच कर लें तो डेफिनेटली वी कैन रिस्टोर। Thank you so much. Thank you. That was a very question. Thanks, Satan. Thanks, Devin ji.